मेरे सभी साथियों को जय श्री श्याम। कैसे हो आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप लोग सभी स्वस्थ होंगे और सभी अच्छे से होंगे। आज हम लोगों की पॉलिटी की चौथी क्लास है। इससे पहले हमारी 3 क्लासें हो चुकी। मैं ये कोशिश करूँगा कि आप लोगों का चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो या दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो या उत्तर प्रदेश दरोगा का एग्ज़ाम हो, ऑल कॉम्पिटिटिव जितने भी एग्ज़ाम हैं, जिन एग्ज़ाम्स में पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं इतनी उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इतना अच्छा कंटेंट दूंगा कि आप लोगों का पॉलिटी का क्वेश्चन आपके नोट से बाहर नहीं जाएगा। तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है? प्रस्तावना में अभी तक संशोधन कितनी बार किया गया है? प्रस्तावना में अभी तक संशोधन कितनी बार किया गया है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमारी जो प्रस्तावना है उसको उद्देशिका के नाम से भी जानते हैं। यानी प्रस्तावना का दूसरा नाम क्या है? उद्देशिका है। उद्देशिका क्यों? उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित होने के कारण, उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित होने के कारण प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहते हैं। ये जो उद्देश्य प्रस्ताव था, इसको संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा पेश किया गया था और 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। लेकिन संविधान सभा ने इसको 22 जनवरी 1947 को पारित किया था और इसके तुरंत पारित होने का जो विरोध किया था वो डॉक्टर BR अम्बेडकर और आपके MR जेकर ने किया था। तो क्वेश्चन नंबर 31 कहता है प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार, प्रस्तावना में अभी तक संशोधन कितनी बार किया गया है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, एक भी बार नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ 1 बार संशोधन किया गया है। प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ 1 बार संशोधन किया गया है और प्रस्तावना में जो संशोधन किया गया था वो 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किया गया था। तो प्रस्तावना में जो संशोधन किया गया था, प्रस्तावना में जो संशोधन किया गया था वो आपका 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किया गया था और प्रस्तावना में अभी तक प्रेजेंट टाइम तक सिर्फ 1 ही बार संशोधन हुआ है। और कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में 1 बार संशोधन किया गया और उस संशोधन के तहत प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए: समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कुछ नोट लगा के मैंने लिखे हैं, ठीक है? इनको अच्छे से आपने पढ़ना है। नोट नंबर 2 देखते हैं पहले क्या कहता है। नोट नंबर 2 कहता है कि भाई प्रस्तावना में संशोधन 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किया गया था। इसके द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए: एक समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। नोट नंबर 1, क्वेश्चन कभी कभी पेपर में आ जाता है प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया है? तो प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख 2 बार किया गया है। मैं आपको दिखा दूं, प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख 2 बार किया गया है। ये हमारी उद्देशिका है, यानी ये हमारी प्रस्तावना है। तो भारत के संविधान की जो, या भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है, हमारा क्वेश्चन ये था कि भाई प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया है? तो आपको ये अच्छे से माइंड में रखना है। प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख, प्रस्तावना में
भारत शब्द का उल्लेख प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख 2 बार किया गया है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को इतत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है, प्रस्तावना में भारत शब्द का जो उल्लेख किया गया है, प्रस्तावना में जो भारत शब्द का उल्लेख किया गया है वो 2 बार किया गया है। कितनी बार किया गया है? 2 बार किया गया है। प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख 2 बार किया गया है। एक ये रहा और एक ये रहा। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो आपको अच्छे से याद रखना है, प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख 2 बार किया गया है। उसके बाद मैंने आपको बताया था प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ 1 बार संशोधन किया गया है। कितनी बार? 1 बार संशोधन किया गया है। और वो संविधान संशोधन कौन सा था जिसके द्वारा प्रस्तावना में संविधान संशोधन किया गया? वो था आपका 42वां संविधान संशोधन 1976। इसके तहत प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। कितने शब्द जोड़े गए थे? 3 शब्द जोड़े गए थे। एक था आपका समाजवादी, एक था आपका पंथ निरपेक्ष और एक था आप लोगों का अखंडता। तो आप अच्छे से ध्यान रखना, प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ 1 बार संशोधन हुआ है और 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हुआ है। और इस संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और आपका अखंडता। और प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? सिर्फ और सिर्फ 2 बार हुआ है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, है ना। तो आप अच्छे से ध्यान रखना, प्रस्तावना में अभी तक संशोधन कितनी बार हुआ है? सिर्फ 1 बार हुआ है। प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख 2 बार, 42वें संविधान संशोधन के तहत 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है? किस अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश सरकार का भारत पर प्रत्यक्ष नियंत्रण प्रारंभ हुआ था? ये क्वेश्चन भी अपने आप में एक फेमस क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी अपने आप में एक फेमस क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन के तहत क्या हुआ है कि किस अधिनियम के द्वारा या किस अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश सरकार का भारत पर प्रत्यक्ष नियंत्रण प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए 1858 का भारत शासन अधिनियम, ऑप्शन बी 1833 का चार्टर एक्ट, ऑप्शन सी 1813 का चार्टर एक्ट और ऑप्शन डी 1935 का भारत शासन अधिनियम। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, 1858 का भारत शासन अधिनियम। 1858 का जो भारत शासन अधिनियम आया था, इस अधिनियम के द्वारा भारत के शासन प्रशासन की बागडोर, कहने का मतलब ये है भारत की बागडोर सीधे ब्रिटिश सरकार के हाथों में चली गई। अब कंपनी का यहाँ पर कोई हस्तक्षेप नहीं रहा। तो आप अच्छे से ध्यान रखना कि इस अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश सरकार का भारत पर प्रत्यक्ष नियंत्रण प्रारंभ हुआ था 1858 का भारत शासन अधिनियम। मैंने आपको ये भी बताया था कि भाई जो 1858 का भारत शासन अधिनियम है, इस अधिनियम को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र भी कहा जाता है, क्योंकि इसको 1 नवंबर 1858 को सार्वजनिक रूप से इलाहाबाद के मिंटो पार्क में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पढ़ा गया था। तो उसके तहत मैंने आपको बताया था कि भाई अब
भारत में एक वायसराय भी होगा। तो प्रथम वायसराय कौन बना? लॉर्ड कैनिंग बना। यानी 1858 का जो भारत शासन अधिनियम आया था, इस अधिनियम के तहत अब भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है? ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय शासन व्यवस्था को नियमित करने के लिए सर्वप्रथम कौन सा अधिनियम बनाया गया? ये अपने आप में फेमस क्वेश्चन है। कहने का मतलब ये है, जो ब्रिटिश संसद थी उसने भारत के लिए सबसे पहले कौन सा कानून बनाया था कि भाई भारत की शासन व्यवस्था को अच्छे से ढंग तरीके से चलाया जा सके। तो आप अच्छे से ध्यान रखना, ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय शासन व्यवस्था को नियमित करने के लिए सर्वप्रथम कौन सा अधिनियम बनाया गया? 1858 का भारत शासन अधिनियम, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट या अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम या 1813 का चार्टर एक्ट। तो अच्छे से याद रखना है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। ब्रिटिश संसद द्वारा भारत की शासन व्यवस्था को नियमित करने के लिए सर्वप्रथम जो कानून बनाया गया था वो आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। नेक्स्ट नोट नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है? 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम गुप्त समिति की सिफारिशों पर ब्रिटिश संसद में पारित किया गया। यह समिति ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ द्वारा बनाई गई थी। यह समिति ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ द्वारा बनाई गई थी। क्वेश्चन ये भी पेपर में लग सकता है कि भाई 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश संसद में पारित किया गया था वो किस समिति की सिफारिशों पर किया गया था? तो आपका आंसर होगा गुप्त समिति की सिफारिशों पर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश संसद में पारित किया गया। और यह समिति किसके द्वारा बनाई गई थी? लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा। और ये उस समय क्या थे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। नोट नंबर 2, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से भारत में प्रथम बार उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। तो आप अच्छे से समझना इस बात को। भारत में सर्वप्रथम जो सर्वोच्च न्यायालय स्थापित हुआ था वो आपका कोलकाता में हुआ था। और कब हुआ था? 1774 को हुआ था, यानी 1774 में हुआ था। क्वेश्चन आ सकता है भारत में सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना की गई थी वो किस एक्ट के तहत की गई थी? तो आंसर आप लोगों का होगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1774 में हुई थी। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से भारत में प्रथम बार उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। और ये जो अधिनियम पारित किया गया ब्रिटिश संसद में गुप्त समिति की सिफारिशों पर किया गया। और गुप्त समिति किसके द्वारा बनाई गई थी? लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा बनाई गई थी। नोट नंबर 3 क्या कहता है? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में 1774 में की गई थी। वही मैंने आपको बताया था। क्वेश्चन आएगा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस सन में की गई? 1774। कहाँ की गई? कलकत्ता में की गई। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का जो प्रावधान लाया गया था वो किस एक्ट के माध्यम से लाया गया था? तो आंसर होगा आप लोगों का 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। उसके बाद इस सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश आपके एलिजा इम्पे थे। 3 अन्य न्यायाधीश हाइड, लेनिस्टर और चैम्बर्स थे। नेक्स्ट नोट नंबर 4 क्या कहता है? इस अधिनियम के माध्यम से भारत में पहली बार गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया और पद का नाम था बंगाल का गवर्नर जनरल। इतना याद रखना। क्वेश्चन आएगा बंगाल के गवर्नर जनरल का पद किस अधिनियम के माध्यम से सृजित किया गया? तो आंसर क्या होगा? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट।
कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? 1774 में की गई। और मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे, 3 अन्य हार्डे, लेमिस्टर और चैम्बर थे। ठीक है। और बंगाल के गवर्नर जनरल का पद किस अधिनियम के माध्यम से सृजित किया गया? तो आंसर क्या होगा? आंसर आप लोगों का क्या होगा? आप लोगों का आंसर क्या होगा? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए क्या बंगाल का प्रथम गवर्नर, हालांकि मैंने ये पहले लिखवा दिया आप लोगों को, तो आप लोगों का जो आंसर होगा वो होगा क्लाइव। क्या होगा? क्लाइव। और आप लोगों से पूछा जाए कि भाई, आप लोगों से पूछा जाए कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, तो आंसर क्या होगा? वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स। तो आपको ये अच्छे से समझना है। बंगाल का प्रथम गवर्नर पूछे तो क्लाइव, और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल पूछे तो वॉरेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट, नोट नंबर 5 क्या कहता है? गवर्नर जनरल के अधीन एक परिषद बनाई गई जिसमें सदस्य संख्या कितनी थी? 4 थी। और वो 4 सदस्य कौन कौन से थे? फिलिप फ्रांसीसी, मॉनसन, क्लेवरिंग और आपका बर्वेल। कहने का मतलब यह है, जो बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था उसके अधीन एक परिषद बनाई गई थी। उस परिषद में सदस्य संख्या कितनी हुआ करती थी? 4 हुआ करती थी। उन चारों सदस्यों के आपके नाम याद होने चाहिए, फिलिप फ्रांसीसी, मॉनसन, क्लेवरिंग और आपका बर्वेल। ठीक है। आगे चलकर इसमें सदस्य 4 से 3 हुई थी, और आगे चलकर एक कानूनी सदस्य और इसी में जोड़ा गया था जो कानून को अच्छे से जानता था। नेक्स्ट, नोट नंबर, इसमें क्या लिखा? व्यापारिक कार्य निदेशक मंडल के अधीन कर दिए गए और प्रशासनिक कार्यों के लिए ब्रिटेन में एक नया बोर्ड बनाया गया जिसे नियंत्रक मंडल के नाम से जाना गया। और नियंत्रक मंडल में सदस्यों की संख्या कितनी थी? नियंत्रक मंडल में सदस्यों की संख्या थी 6, और निदेशक मंडल में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 24 थी। ये आपका नेक्स्ट नोट है, नोट नंबर 6। लेकिन अच्छे से ध्यान रखना, ये जो नियंत्रक मंडल की जो स्थापना की गई थी वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत नहीं की गई थी। ये की गई थी 1700 ये जो आपका नियंत्रक मंडल था, ये जो आपका नियंत्रक मंडल था, ये जो बोर्ड बनाया गया था किसके लिए बनाया गया था? प्रशासनिक कार्यों के लिए। प्रशासनिक कार्यों की देखरेख के लिए ब्रिटेन में एक बोर्ड बनाया गया था जिसको नियंत्रक मंडल के नाम से जाना गया। ये बना गया था आपका 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा नियंत्रक मंडल की क्या की गई थी? ये इसके द्वारा बोर्ड बनाया गया था। यानी 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट अधिनियम आपका आया था, या 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था, उसके द्वारा कंपनी
से क्या हुआ था, कंपनी से व्यापारिक और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया था। व्यापारिक कार्यों की जो देखरेख किया करता था वो निदेशक मंडल करता था, लेकिन प्रशासनिक कार्यों की देखरेख के लिए एक बोर्ड बनाया गया जिसे नियंत्रक मंडल के नाम से जाना गया। तो क्वेश्चन आ जाएगा नियंत्रक मंडल जो बोर्ड बनाया गया था वो किस अधिनियम के माध्यम से बनाया गया था, तो आंसर होगा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। और एक चीज़ और आप ध्यान रखना, मैंने जो भी आपको बताया था कि भाई गवर्नर जनरल की अधीन एक परिषद बनाई गई थी और उस परिषद में सदस्य कितने होते थे, 4 होते थे। ये जो गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, जो परिषद थी इसमें सदस्य कितने हुआ करते थे, 4। लेकिन इस अधिनियम के माध्यम से इनकी संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। इनकी संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। ये क्वेश्चन भी पेपर में आ सकता है। गवर्नर जनरल के अधीन जो परिषद बनाई गई थी उस परिषद में सदस्य संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। किस अधिनियम के माध्यम से, तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से। और इसी के माध्यम से प्रशासनिक कार्यों की देखरेख के लिए एक बोर्ड बनाया गया जिसको नियंत्रक मंडल के नाम से जाना गया। और नियंत्रक मंडल में अगर आपसे सदस्य संख्या कभी पूछे, नियंत्रक मंडल में कभी आपसे सदस्य संख्या पूछे तो आप लोगों का जो आंसर होगा वो 6 होगा। क्या होगा, 6 होगा। तो नियंत्रक मंडल में सदस्यों की संख्या 6। नियंत्रक मंडल किस लिए बनाया गया था, प्रशासनिक कार्यों की देखरेख के लिए ब्रिटेन में बनाया गया था। किस एक्ट के माध्यम से, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से। गवर्नर जनरल के अधीन जो परिषद होती थी उसमें सदस्य संख्या 4 होती थी और 4 से घटाकर 3 कर दी गई। किस एक्ट के माध्यम से, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से। नेक्स्ट, प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है। ये क्वेश्चन भी अधिकतर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, 2, 3, 4 या 5। तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है और उनको क्रम से आपको याद रखना है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। तो ध्यान रखना, प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, तो प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ये आपको अच्छे से याद रखना है। मैं एक बार आपको दिखा दूं ताकि आप इस चीज़ को अच्छे से पढ़ सको। ये देखो, ये हमारी प्रस्तावना है। प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, 3 प्रकार के। 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, 3 प्रकार की। तीनों को क्रम से याद रखना है, सामाजिक, आर्थिक और आपका राजनीतिक न्याय। नेक्स्ट, तो प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 35, प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, 2, 3, 4, 5। तो आप लोगों का जो आंसर होगा वो होगा 5। प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। इनको भी आपको क्रम से याद रखना है। विचार,
अभिव्यक्ति, विचार, अभिव्यक्ति, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, विश्वास, धर्म और उपासना। विश्वास, धर्म और उपासना। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है? तो प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो आपको अच्छे से याद रखना है। प्रस्तावना में अगर आपसे पूछे कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, तो प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अगर पूछे प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने वाली भारत की पहली महिला कौन थी? राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने वाली भारत की पहली महिला कौन थी? ये क्वेश्चन भी अपने आप में फेमस क्वेश्चन है। मैंने क्वेश्चन पूछा है, राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? क्वेश्चन अच्छे से समझना। राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने वाली भारत की पहली महिला कौन थी और राष्ट्रपति बनने वाली भारत की पहली महिला कौन थी? तो राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने वाली भारत की पहली महिला थी कृष्ण कुमार चटर्जी। कृष्ण कुमार चटर्जी। लेकिन राष्ट्रपति बनने वाली जो पहली महिला थी, राष्ट्रपति बनने वाली, यह क्या थी? प्रथम महिला थी। राष्ट्रपति बनने वाली प्रथम महिला कौन? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। लेकिन राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने वाली भारत की जो पहली महिला थी वो कृष्ण कुमार चटर्जी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। संविधान सभा की प्रथम बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? संविधान सभा की प्रथम बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? 207 ने, 299 ने, 211 ने या 389 ने। तो ध्यान रखना, संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी उसमें 207 सदस्यों ने भाग लिया था। और आपको एक चीज़ यहीं पर नोट करके लिखनी है। क्या लिखनी है? संविधान सभा के प्रथम सत्र में, संविधान सभा के प्रथम सत्र में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? तो संविधान सभा के प्रथम सत्र में, संविधान सभा के प्रथम सत्र में 211 सदस्यों ने भाग लिया था। सत्र और बैठक अलग होती है। एक सत्र में कितनी भी बैठकें हो सकती हैं। तो आपको ये चीज़ अच्छे से मेंशन करनी है, अच्छे से नोट करके लिखनी है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? तो 207 सदस्यों ने भाग लिया था। लेकिन संविधान सभा के प्रथम सत्र में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? तो संविधान सभा के प्रथम सत्र में 211 सदस्यों ने भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 38। प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता की बात की गई है? प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता की बात की गई है? ध्यान रखना, प्रस्तावना में अभी तक संशोधन कितनी बार हुआ है? एक बार हुआ है। किस संविधान संशोधन के तहत? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। प्रस्तावना को ही उद्देशिका कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित था। उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया? 22 जनवरी 1947 को। लेकिन संविधान सभा में कब रखा गया था? पंडित नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946
46 को। इसको तुरंत पारित होने का विरोध किया था डॉक्टर BR अम्बेडकर और आपके MR जयकर ने। और प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख जो हुआ है वो 2 बार हुआ है। और प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। और प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है? 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और क्या? उपासना। अगर क्रम से पूछे तो ध्यान रखना, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। लेकिन यहाँ क्या पूछा है? प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता की बात की गई है? तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। क्या होगा? डी होगा। और मैं आपको दिखा दूं प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता की बात की गई है। तो प्रस्तावना में 2 प्रकार की समानता की बात की गई है। प्रस्तावना में 2 प्रकार की समानता की बात की गई है, एक प्रतिष्ठा और एक आपका अवसर की समानता। तो प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता की बात की गई है? तो प्रस्तावना में 2 प्रकार की समानता की बात की गई है, एक आपका प्रतिष्ठा और एक आपका अवसर की समानता। अगर न्याय पूछे तो 3 प्रकार, और स्वतंत्रता पूछे तो 5, समानता पूछे तो 2, समानता पूछे तो 2। नेक्स्ट, संविधान सभा के कुल कितने सत्र हुए थे? संविधान सभा के कुल कितने सत्र हुए थे? ये क्वेश्चन भी परीक्षा में लगने के पूरे चांस रहते हैं। संविधान सभा के कुल कितने सत्र हुए थे? 12, 11, 6, 15। तो संविधान सभा के कुल 12 सत्र हुए थे। और एक चीज़ आपको और अच्छे से पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए? छठा और जो 12वां सत्र था, छठा और 12वां जो सत्र था, ये आपके एक दिन के हुए थे, एक दिन के हुए थे, एक दिन के हुए थे। तो संविधान सभा के कुल कितने सत्र हुए हैं? तो संविधान सभा के कुल 12 सत्र हुए हैं। छठा और 12वां जो सत्र हुआ था वो एक दिन का हुआ था। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? चक्र किसका प्रतीक है? भाईचारे का, स्वतंत्रता का, न्याय का, इनमें से कोई नहीं। तो अच्छे से आपको पता होना चाहिए, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में जो चक्र है वो आपका न्याय का प्रतीक है, वो आपका न्याय का प्रतीक है। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट, भारतीय संविधान को कितने भागों में बांटा गया है? 22, 25, 26, 21। तो आंसर होगा 22। कहने का मतलब यह है, मूल संविधान में भी 22 भाग थे, वर्तमान जो संविधान है उसमें भी 22 भाग हैं, लेकिन बच्चे वहाँ गलती कर देते हैं, बच्चे आंसर दे देते हैं 25। 25 नहीं है, मूल संविधान में भी 22 भाग थे, वर्तमान में भाग कितने हैं? 22 नहीं हैं, बस क्या है, उनके पार्ट ऐड किए गए हैं, इतना ध्यान रखना। 23वां भाग नहीं बना अभी तक। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है? भाग 3, भाग 2, भाग 4, भाग 5। तो भारतीय संविधान का जो मैग्ना कार्टा कहा जाता है वो भाग 3 को कहा जाता है। और भाग 3 में क्या है? आपके फंडामेंटल राइट्स, यानी आपके मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। तो अच्छे से ध्यान रखना, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है? भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भाग 3 को कहा जाता है, भारतीय संविधान के भाग 3 को कहा जाता है। और भाग 3 किससे संबंधित है? हमारे मौलिक अधिकारों से संबंधित है। मौलिक अधिकारों की वर्तमान में संख्या 6 है, पहले 7 हुआ करती थी। ठीक है, कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं हमारे, उनके बारे में आगे की क्लास में हम फुल चर्चा करेंगे, क्योंकि मौलिक अधिकारों से पेपर में बहुत क्वेश्चन आते हैं, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने देंगे। नेक्स्ट, राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 17। तो ध्यान रखना, अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। ये क्वेश्चन लगने के पूरे चांस हैं कि भाई राज्य शब्द को किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है। तो राज्य शब्द को अनुच्छेद 12 में परिभाषित किया गया हो। राज्य है क्या? अनुच्छेद 12 के तहत, अनुच्छेद 12 के तहत भारत सरकार, संसद, राज्य सरकारें, राज्य विधानमंडल, स्थानीय निकाय तथा सरकार द्वारा स्थापित सभी संस्थाएं क्या हैं? राज्य हैं। राज्य शब्द को परिभाषित किस अनुच्छेद में? 12 में। अनुच्छेद 12 के तहत भारत सरकार, संसद, राज्य सरकारें, राज्य विधानमंडल, स्थानीय निकाय तथा भारत सरकार द्वारा स्थापित सभी संस्थाएं क्या हैं मेरे दोस्तों? सब क्या है? राज्य हैं। क्वेश्चन नंबर 44 भी अपने आप में फेमस क्वेश्चन है। विधि शब्द को परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16। तो विधि शब्द को जो परिभाषित किया गया है वो आपका अनुच्छेद 13 में किया गया है। अनुच्छेद 13 में किया गया है। तो आप अच्छे से याद रखना, यहाँ पर ये 2 क्वेश्चन अपने आप में फेमस हैं। अपने नोटबुक में अच्छे से मेंशन कर लेना। राज्य शब्द को परिभाषित किया गया अनुच्छेद 12, विधि शब्द को परिभाषित किया गया अनुच्छेद 13। नेक्स्ट, विधि क्या है? नोट नंबर 1, संसद विधानमंडल जो कानून बनाता है वह विधि है। राज्य सरकार जो आदेश देती है वह विधि है। संसद जो कानून बनाएगी वो विधि है। राज्य विधानमंडल जो कानून बनाएगा वो विधि है। और सरकार जो आदेश देती है वह भी क्या है? विधि है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 45, न्यायिक शब्द का उल्लेख। न्यायिक शब्द, न्यायिक समीक्षा बोल दो या न्यायिक पूर्णावलोकन बोल दो। न्यायिक समीक्षा का आधार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को माना गया है? न्यायिक समीक्षा का आधार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को माना गया है? अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 16। तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, न्यायिक समीक्षा का आधार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 को माना गया है। आधार किसको माना गया है? अनुच्छेद 13 को माना गया है। भारतीय संविधान के अगर हम सबसे खूबसूरत अनुच्छेद की बात करें, सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 13 है मेरे दोस्तों। क्वेश्चन अगर पेपर में पूछा जाए भारतीय संविधान का सबसे खूबसूरत अनुच्छेद कौन सा है तो अनुच्छेद 13 है। भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 13 है, क्योंकि इसमें न्यायिक समीक्षा का आधार ही किसको माना गया है? अनुच्छेद 13 को माना गया है। अनुच्छेद 13 को माना गया है। ठीक है, अब आप मेरे को एक आंसर देना, कमेंट में सभी बच्चे आंसर देना जो मेरी इस वीडियो को देख रहा है। क्वेश्चन मेरा यह है, न्यायिक समीक्षा, न्यायिक समीक्षा शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? न्यायिक समीक्षा शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? जिस अनुच्छेद में है उस अनुच्छेद का नाम लिखकर भेजना। अगर किसी भी अनुच्छेद में नहीं है तो आप ये लिख के भेजना, न्यायिक समीक्षा शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 13 को भारतीय संविधान का क्या माना गया है? भारतीय संविधान कहने का मतलब ये, अनुच्छेद 13 जो भारतीय संविधान का सबसे खूबसूरत अनुच्छेद है, जो सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, अनुच्छेद 13 को न्यायिक समीक्षा का आधार माना जाता है। क्वेश्चन मेरा ये है कि भाई न्यायिक समीक्षा का आधार किस अनुच्छेद को माना जाता है? तो अनुच्छेद 13 को। मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा है, न्यायिक समीक्षा शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? अगर किसी अनुच्छेद में होगा तो उस अनुच्छेद का नाम लिख के भेजना, अगर नहीं होगा तो आप ये लिख के भेजना कि सर न्यायिक समीक्षा शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं है। ये हमारी 4th क्लास थी, इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। कोई सा भी एग्ज़ाम हो, अगर पॉलिटी आपकी आएगी तो मैं ये कह सकता हूँ 100% तो नहीं कहूँगा, 99% ये कहूँगा, 99.99% ये कहूँगा कि भाई यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।